अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप देख रहे हैं माहौलियात पर खुसूसी ट्रांसमिशन। आज पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हुआ कि आलमी माहौलियात का समिट हुआ पाकिस्तान में और उसको पाकिस्तान ने होस्ट किया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने स्पीच भी की और उसी स्पीच में उन्होंने मुतालबा भी रखा है कि जो अमीर ममालिक हैं उनको पाकिस्तान का कर्ज माफ़ करना चाहिए, चूँकि उनके वसाइल इतने ज़्यादा नहीं होते कि वो माहौलियात के लिए बेहतर काम कर सकें। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। माहौलियात के बारे में जब भी बात होती है, क्लाइमेट चेंज के बारे में जब भी बात होती है, तो एक कन्फ्यूजन सी जहन में आती है कि शायद इसका ताल्लुक दरख्तों के साथ है या मौसम के साथ है। ऐसा नहीं है, बल्कि हमारी जो समंदरी ज़िंदगी है उससे भी इसका ताल्लुक है। जो अर्बनाइजेशन हो रही है पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, उससे भी इसका ताल्लुक है। एग्रीकल्चर के साथ भी इसका ताल्लुक है। तो इन तमाम इशूज़ पर, इन तमाम आस्पेक्ट्स पर हमें तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान उन 5 ममालिक में से है जिसको सबसे ज़्यादा खतरा है और सबसे ज्यादा नुकसान माजी में माहौलियात की तब्दीली की वजह से हुए। एक अंदाजे के मुताबिक कि जब भी हर साल सैलाब वगैरह आते हैं तो पाकिस्तान को 10 से 12 अरब डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ता है और अगले चंद सालों में ये नुकसान 25 अरब डॉलर्स तक हो जाएगा। कौन से ऐसे नुकसान हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं? उसमें सबसे बड़ा सैलाब है, जल्जलों का आना, और अब हम देख रहे हैं कि वबा भी आ रही है। कोरोना को भी इससे लिंक किया जाता है कि चूंकि पॉपुलेशन का डिप्रेशन बहुत बढ़ गया हुआ है, तो इसलिए ऐसी वबाएं जो पेंडेमिक्स हैं वो आती रहेंगी फ्यूचर में भी। ये भी माहौलियात से कनेक्टेड है, लेकिन हम उस तरह से इसको लेते नहीं हैं, परसीव नहीं करते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। दरख्तों की कटाई फोरमोस्ट चैलेंज है पाकिस्तान में, चूंकि टिम्बर माफिया बहुत ही गालिब है। इस पर इमरान खान साहब और ये हुकूमत खासी सेंसिटिव नजर आती है। इसके अलावा ग्रीन हाउसेज जो गैसेस का अखराज है, जिसमें हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन फैक्टर है, जिसकी वजह से हमारा माहौलियात में खासी तब्दीली आ रही है, तो उसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। पानी की कमी हो रही है पाकिस्तान भर में, इसकी वजह से नकल बकानी हो रही है और अदरवाइज भी हम देखते हैं जब भी सैलाब आता है तो उसकी वजह से भी नकल बकानी होती है। तो जो सोशियो इकनॉमिक इशूज़ हैं पाकिस्तान में और जो इमर्ज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आगे फ्यूचर में चल के बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उसकी एक बहुत बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज है। तो इस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो हसासियत ये वाली गवर्नमेंट दिखा रही है, हमने माजी में ये बहरहाल नहीं देखी है, तो लेकिन देखने की ज़रूरत है कि आगे चल के किस तरह से इसको लेके जाया जाएगा, चूंकि हमने देखा है कि हमेशा से पॉलिसीज़ में उस तरह से तसलसल नहीं रहा है। दूसरा ये भी बात की जा रही है कि इस गवर्नमेंट ने जो इक़दाम किए हैं उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन हासिल है, इंटरनेशनल लेवल पर सराहा भी जा रहा है। 4-5 मोटे मोटे इनिशिएटिव्स हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो इलेक्ट्रिक कार इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउसेज गैसेज का अखराज कम हो सकेगा, बड़ा इनिशिएटिव होना चाहिए। फूड सिक्योरिटी के हवाले से क्लाइमेट स्मार्ट प्रोग्राम के नाम से भी एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जिससे खुराक की सिक्योरिटी को एक तरह से सिक्योर किया जाएगा। फिर रिचार्ज पाकिस्तान के तहत वाटर टेबल को भी बेहतर करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। इको सिस्टम रेस्टोरेशन प्रोग्राम है, जिसमें डिफरेंट थीम पार्क्स भी बनाए हैं, वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसी तरह से बिलियन ट्री सुनामी को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली, वो भी अब 10 बिलियन सुनामी दरख्त लगाए जा रहे हैं, वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। फिर T20 के नाम से एक इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स को 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर वो 20 दरख्त लगाएंगे, ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। और फिर रेड प्लस के नाम से भी एक इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जिसमें दरख्त लगाने के एवज आपको कुछ मुआवजा भी दिया जाएगा और प्रोटेक्टिव एरियाज भी बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान में कि वहां पर जंगलात की कटाई नहीं हो सकेगी, किसी किस्म का इंटरवेंशन नहीं हो सकेगा। तो ये तमाम ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो आपको माहौल को बेहतर बनाएंगे। हम आज जो बात करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि आम आदमी, मैं और आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस हैं इनसे नबर्द आजमा हुआ जा सके, चूंकि अल्टीमेटली ये हम ही हैं
जो कहीं ना कहीं खराबी का बायस बनते हैं। एक अभी आर्टिकल मैं पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि कराची के जो वाटर लेवल है वो कराची समंदर का वो 1.1 मिलियन मीटर हर साल बढ़ रहा है 1858 से 2000 तक। उसमें अच्छा खासा इंक्रीज आ गया हुआ है और अगले चंद सालों में हमारे लिए बहुत सारे खतरात पैदा हो सकते हैं। अगर सुनामी आता है तो 1 से 1.5 घंटे में वो कराची को बिल्कुल तबाह कर सकता है। 1945 में पहले एक दफ़ा सुनामी आया था जिसमें कराची खासी हद तक तबाह हुआ था। हम अगर मैंग्रोव्स की बात करें तो उसकी भी कटाई है। एक ज़माना था 1945 का जब हम ये देखते थे कि 4 लाख हेक्टर एकड़ पर मैंग्रोव्स मौजूद थे, लेकिन अभी वो 70,000 हेक्टर तक चले गए हुए। इसी तरह से हम किताबों में पढ़ा करते थे कि 9% जंगलात हैं पाकिस्तान में, बट अब वो 4 या 5% हो गए हैं। तो इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त पैनलिस्ट मौजूद है। अली तौकीर शेख साहब हैं, माहिर माहौलियात हैं और आज इनका डॉन में बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल भी आया हुआ है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गुलाम रसूल साहब हैं, माहिर माहौलियात हैं, डीजी महकमा मौसमियात भी रहे हैं। वहीद हुसैन साहब सीनियर एंकर पर्सन हैं और माहौलियात पर गहरी नज़र है और ख़्याल रखते हैं कि हर जगह का माहौल अच्छा होना चाहिए। वहीद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अली तौकीर साहब आपसे शुरू कर लेता हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। क्लाइमेट चेंज है क्या और आम इंसानों को किस तरह से इम्पैक्ट करता है? क्लाइमेट चेंज हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डेवलपमेंट इशू है, क्योंकि जो मौसम में तब्दीली आती है उसकी वजह से हमारी पानी और एग्रीकल्चर दोनों की जो अवेलेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी है वो थ्रेटन होती है। और जो ड्राउट या फ्लड्स या हीट वेव्स और ग्लॉस वगैरह जो आते हैं उसके साथ सोसाइटी को इतना लॉस होता है कि सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो नेगेटिव में जानी शुरू हो जाती है। सो अगर आम अल्फाजों में पूछें तो जो डेवलपमेंट है उसको स्मार्ट डेवलपमेंट होने की जरूरत है, जो क्लाइमेट स्मार्ट डेवलपमेंट होने की जरूरत है, जिसका मतलब हो गया जब क्लाइमेट एक्सेलरेट करता है नेगेटिव डायरेक्शन में तो हमारी एबिलिटी उसको रेजिस्ट करने के बारे में स्ट्रांग हो, रेजिलियंट हो। तो बहुत शॉर्ट आंसर तो मेरे जहन में ये आता है। इसके करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, मेरे बाकी कलीग्स बतलाएंगे। उसमें से जो सबसे अहम है वो ये है कि आप एनर्जी की ट्रांजिशन करें, आप अपनी अर्बन प्लानिंग को इम्प्रूव करें, आप अपने जो गांव और एग्रीकल्चर है उसकी प्लानिंग को इम्प्रूव करें और पानी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा एफिशिएंट करें कि हमारी पॉपुलेशन डबल भी हो जाए तो इससे आधे पानी के साथ हमारा गुजारा हो सके। बिल्कुल सही है। गुलाम रसूल साहब, क्लाइमेट चेंज को हम दरख्तों से जोड़ते हैं जबकि ये तो अर्बनाइजेशन से भी मुतालिक है, हम एग्रीकल्चर किस तरह से करते हैं उससे भी मुतालिक है, और सबसे बढ़कर ये कि हम रहते कैसे हैं इससे भी इसको किया जाता है, अटैच किया जाता है। तो ये आपको नहीं लगता कि हमें इस शऊर को उजागर करने की ज़रूरत है कि हमारा रहन सहन भी क्लाइमेट चेंज में किसी ना किसी तरह से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा होता है? जी बिल्कुल। जो अभी तारीफ की है शेख साहब ने क्लाइमेट चेंज की वो बड़ी परफेक्ट है। और आपने जिस पहलू को उजागर किया कि ये देखें माहौल और इंसान ये दोनों आपस में दोस्त हैं। और जब भी आप माहौल को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे, आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हमारे जब गांव में घर होते थे या शहरों में होते थे तो उनमें एक आध दरख्त जरूर होता था और वो दरख्त जो है वो बहुत अजीज होता था। उसको पानी शानी देना, उसको गर्मी सर्दी से बचाना, वो बड़ी पूरे ख़ानदान की जिम्मेदारी होती थी। और वो फिर जिस वक्त आप उस दरख्त की खिदमत करते थे तो वो फिर आपकी खिदमत करता था। वो गर्मियों में आपको साया फ्राहम करता था, आपके घर को ठंडा रखता था, आपके दरो दीवार जो हैं वो ठंडे रहते थे। और गर्मी जो है उसको अपने ऊपर सहता था और आपको उसकी हिद्दत जो है महसूस नहीं होने देता था। तो लाइक वाइज जिस वक्त आप थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, शहरों की सूरत हाल को अगर आप देखें तो माजी में ये कराची जिसका अब बुरा हाल हो चुका है,
इसमें बहुत दरख्त हुआ करते थे और बाकायदा इस शहर की प्लानिंग होती थी, इसमें ग्रीन स्पॉट्स छोड़े हुए होते थे। वो ग्रीन एरिया जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता था फिजा को पानी फ्राहम करता था जमीन से। ये पौधे या सब्जा ये जमीन से पानी लेता है और फिजा में छोड़ता है। बिल्कुल सही। जिस वक्त ये फिजा है तो उसका टेम्परेचर जो है फिजा का वो कम हो जाता है और बारिश की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है और वो शहर जो है वो ठंडे रहते हैं, इंसान दोस्त रहते हैं। बिल्कुल सही है। अब मैं गुलाम हमने रसूल साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूं और आपसे बात करूंगा कि आम इंसान क्या इकदाम कर सकता है, क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है माहौल को बेहतर बनाने के लिए। हमारे साथ मलिक अमीन असलम साहब हैं, एडवाइज़र ऑन क्लाइमेट चेंज। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स आपने हाल ही में इंट्रोड्यूस करवाए हैं। मुझे थोड़ा दोबारा से रिपीट कर दीजिए कि क्या क्या ऐसे इकदाम हैं जिनको इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज किया जा रहा है और आने वाले वक्त में जो हमारे क्लाइमेट चेंज से मुतालिक चैलेंजेस हैं उनको भी कम किया जा सकेगा। जी, बड़ी मेहरबानी मिर्जा साहब। और ये बिल्कुल पाकिस्तान के लिए आज एक बहुत फख्र का दिन है कि पाकिस्तान को इस ग्लोबल फोरम की मेज़बानी मिली। और उसके बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो हमने आज देखा है कि जो जितने भी लीडरान ने वहाँ पे बात की, जिसमें चाइना के प्रेसिडेंट थे, यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे, यूएन के हेड थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेड थे, आईयूसीएन के हेड थे, इन सब ने एक्नॉलेज और सपोर्ट किया है पाकिस्तान के। तो ये इससे बड़ी एक्नॉलेजमेंट मेरे ख्याल में मिल नहीं सकती थी इमरान खान साहब के विजन को, जो कि आज मिली है। और ये अक्रॉस द बोर्ड तमाम ममालिक, तमाम जो एजेंसीज हैं जो एनवायरनमेंट पे काम करती हैं, उन्होंने पाकिस्तान के जो नेचर बेस्ड सोल्यूशंस हैं, हमारा जो एक विजन है कि हमने ना सिर्फ नेचर के ऊपर काम करना है बल्कि ग्रीन जॉब्स पैदा करनी है, अपने लोगों के रोजगार को इससे जोड़ना है, उसके ऊपर बात की गई। और जो पाकिस्तान ने 4 बड़ी अनाउंसमेंट्स की हैं वो ये थी कि हम इसी फिलॉसफी को लेकर आगे चल रहे हैं और इसके तहत हम अपने जो हम 10 बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट है उसमें हमारा नेक्स्ट हदफ है कि हमने बॉन्ड चैलेंज, जो कि वॉलंटरी चैलेंज होता है जो कि आप ममालिक लेते हैं, हमने 1 मिलियन हेक्टेयर्स फॉरेस्ट को रिस्टोर करने का चैलेंज कबूल किया है। दूसरा, हमने ये बताया कि हम नेशनल पार्क्स में इजाफा कर रहे हैं, उसमें मजीद इजाफा करके 2 नए मरीन नेशनल पार्क्स हम अनाउंस करने वाले हैं, एक सिंध में और एक बलूचिस्तान में। और इसके साथ साथ हम एक नेशनल पार्क्स की एकेडमी बना रहे हैं जो बलूचिस्तान में बनेगी और फिर एक नई सर्विस स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान के यूथ के लिए, नेशनल पार्क सर्विस के नाम से, जो कि यंग लोगों को उसमें नौकरी दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद वो जाके उसमें अपने नेशनल पार्क्स में काम कर सकेंगे। तीसरी, हमने रिचार्ज पाकिस्तान के अनाउंसमेंट की कि पाकिस्तान अपने सैलाबी रिले को, जो कि क्राइसिस है, उसको अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए हम काम कर रहे हैं। और इस सिलसिले में हम एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसमें हम जो सैलाबी रेला है उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको डाइवर्ट कर सकते हैं अपने वेटलैंड्स को रिचार्ज करने के लिए। और चौथी हमने ये बात की और आखिरी अनाउंसमेंट ये थी कि ग्रीन फाइनेंस ये एक ऐसा फील्ड है जो कि अभी अपने अर्ली स्टेजेस पे है, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े जल्दी इसमें तीनों जो तरीक़ेकार हैं, ग्रीन बॉन्ड है, ब्लू बॉन्ड है और एक नेचर बॉन्ड है, इन तीनों पर पाकिस्तान ने पेशरफ्त की है। ग्रीन बॉन्ड में हमने $100 बिलियन की सरमायाकारी जो वो हासिल की है। ब्लू बॉन्ड के ऊपर हमने एक स्टडी करवाई जिसमें हमारा जो ब्लू वेल्थ है, ब्लू वेल्थ वो होती है जो कि ओशन के नीचे या ओशन के साथ है, मैंग्रोव्स के अंदर, उसकी हमने एस्टिमेशन कराई है कि क्या वैल्यू है। और इसी तरह हमने नेचर बॉन्ड के ऊपर, दुनिया का पहला मुल्क है पाकिस्तान जो कि नेचर बॉन्ड के ऊपर बात कर रहा है, जिसमें ये है कि नहीं, मेरा ख्याल है कोस्टोरिका और घाना को भी माफ हो चुका है। आप डेट फॉर नेचर की बात कर रहे हैं? ये डेट फॉर नेचर की एक ज्यादा सोफिस्टिकेटेड फॉर्म है। तो डेट फॉर नेचर के लिए अब आपका एग्रीमेंट कब साइन हो रहा है मलिक साहब? जी, ये चारों जो इक़दाम हैं ये दुनिया के सामने हमने आज रखे
और हमने उनको बताया कि ये चारों पाकिस्तान ऐसे इकदाम कर रहा है जो कि जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन हैं, जिसकी आज दुनिया बात कर रही है कि अगर हमने अपनी रिलेशनशिप नेचर से ठीक ना की तो फिर हम अगली सदी गुजार नहीं सकेंगे शायद, क्योंकि नेचर रिएक्ट कर रहा है। आपने देखा कि क्लाइमेट चेंज रिएक्शन है नेचर का, बायोडाइवर्सिटी लॉस नेचर का रिएक्शन है, पोल्यूशन और इवन पेंडेमिक जो है ये नेचर का रिएक्शन है। बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे ये बताइए कि डेट फॉर नेचर पर क्या डेवलपमेंट अभी तक हुई है, अपडेट से आगाह कीजिए। लेकिन डेट फॉर नेचर पर डेवलपमेंट ये हुई है कि हमने पाकिस्तान में सबसे पहले तो आपने उसका एक एसेट बनाना होता है, और एसेट बनाने के लिए आप ये बताते हैं कि हम नेचर पे अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको आप कैसे ट्रांसपेरेंटली चेक करेंगे। उसके हमने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बना ली है। उसके बाद अब हम मुख्तलिफ ममालिक से बातचीत स्टार्ट कर रहे हैं। तो बातचीत स्टार्ट करने में 3 ममालिक सामने आए हैं जो कि हमारे साथ टेबल पे बैठ के बात करने को उन्होंने साइन किया। इसका ये मतलब नहीं कि वो डेट माफ कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि वो इस रास्ते पे हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं और हमारे साथ बातचीत उन्होंने स्टार्ट कर दी है। उसमें यूके है, जर्मनी है और कनाडा है। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी एक बोल्ड स्टेप लिया है जो और कोई मुल्क नहीं ले रहा था। उन्होंने ये बातचीत का एक स्टार्ट किया प्रोसेस, और इंशाल्लाह ये एक हमने एक नीति से ये काम कर रहे हैं। हम इसलिए काम नहीं कर रहे कि हमें कर्जे माफ कर देगा, इसके पीछे हम तो अपनी अगली जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं। बट मुझे पता चला था कि $1 बिलियन तक वेव हो सकते हैं पाकिस्तान के। बिल्कुल हो सकते हैं। उन्होंने एस्टिमेशन मांगी थी, हमने इसका टारगेट $1 बिलियन का रखा है। बिल्कुल सही है। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। वही साहब, गवर्नमेंट जो इकदाम कर रही है वो तसल्ली बख्श है, और दूसरा जो हसासियत आज नज़र आ रही है ये तसलसल रहेगा। बहुत शुक्रिया मितला साहब। ज़ाहिर है कि जो अभी हाईलाइट किए हैं इकदाम जो गवर्नमेंट ने किए हैं जनाब मलिक साहब ने, क्योंकि मलिक साहब का पहले भी एक्सपीरियंस था इस मिनिस्ट्री में, पहले भी काम कर चुके हैं, और ये बड़े अच्छे इनिशिएटिव हैं कि बिकॉज पूरी दुनिया के अंदर हमने देखा है कि पिछले चंद सालों में क्लाइमेट चेंज के हवाले से और इन्वायरमेंट को बेहतर करने के हवाले से जो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर ख़ासकर UN का जो फोरम है वहाँ पे जिस किस्म के इक़दाम लिए गए उनको बल्कि स्ट्रेटेजिक गोल के साथ उसको आपको पता है कि कनेक्ट किया गया। और पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर है कि दुनिया का एक हिस्सा है, बैनुल-अक़वामी बरादरी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, और आज इसका इजहार भी हुआ कि पाकिस्तान ने एक इतने बड़े इम्पॉर्टेंट फोरम को लीड किया पूरी दुनिया के अंदर। तो इक़दाम बहुत अच्छे हैं। आई थिंक सेंसिटिविटी भी पाई जाती है कि इसकी अहमियत क्या है दुनिया में और पाकिस्तान के लिए। जैसे मलिक साहब कह रहे थे कि ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपने इंट्रो में कहा था कि सोशियो इकनॉमिक जो हमारी इस वक्त जो चैलेंज है हमें समाजी एतबार से, माशी एतबार से, तो क्लाइमेट का उसका बड़ा एक करीबी ताल्लुक है आपकी इकॉनमी के साथ। जैसे आपने जिक्र भी किया कि अगर फ्लड्स वगैरह आते हैं और नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं तो उसमें 2010 में आपको मालूम है कि यानी ओवर $12 बिलियन का पाकिस्तान को जो है वो नुकसान, पाकिस्तान जैसी कमज़ोर इकॉनमी को अगर इतना बड़ा एक धचका लगता है तो इससे मालूम हो सकता है कि हमें माहौल को, क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए डिफॉरेस्टेशन को कैसे रोकना है। जिस तरह गवर्नमेंट ने एफॉरेस्टेशन का एक बिलियन ट्रीज़ का और अब 10 बिलियन ट्रीज़ का एक जो इकदाम किया, ये एक पॉजिटिव है। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस हद तक होती है। इंडस्ट्री का वेस्ट है उसको रोकने के लिए क्या हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, लोकल लेवल के ऊपर कवानीन के ऊपर अमल दरामद हो रहा है, नहीं हो रहा है। फॉरेस्टेशन को रोकने के, डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए जो माफियाज आप देखते हैं, हमारे टिम्बर माफिया और ये जो एक्टिव होते हैं, उनको आप कैसे रोक सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के बहुत सारे इश्यूज हैं, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो वही सब चीजें पॉइंट आउट कर रहे हैं उन्हीं पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। क्लाइमेट चेंज पर खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। अली तोकीर साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान को किस तरह के चैलेंजेस का सामना है क्लाइमेट चेंज की वजह से?
पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज का, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी ऑफ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। कोस्टल एरिया में लेके जहाँ पे सी वाटर इंट्रूजन भी है और सलाइन होती है हमारी ज़मीन, जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकती और माइग्रेशन होती है, ग्लेशियर्स की मेल्टिंग और ग्लोव्स तक, इन बिटवीन हमारे जितने इकोसिस्टम्स हैं या एग्रो जोन्स हैं हमारे, उन सारों में डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस हैं। दो चैलेंजेस जो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से स्टैंड आउट करते हैं, एक ये है कि फ्यूचर में हमारे यहाँ जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो अनसर्टन होती जा रही है, इसलिए हमारी अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को ठीक करना होगा। जो 95% पानी को इस्तेमाल करती है उसकी वाटर कंजम्पशन को 40-45% से ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं। दूसरा जो चैलेंज जो है वो हमारा वो ये है कि हमारी एग्रीकल्चर में एक स्टेलमेट आ गया है। उसमें जो इम्प्रूवमेंट होती है वो सीजन या बारिश या अच्छी धूप की वजह से होती है, वो 2, 4, 6, 10% इंक्रीज होती है, जहाँ पे हमें बहुत सब्सटेंशियल इंक्रीजेस की जरूरत है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो जो R&D चाहिए हमें कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर किस तरह से हम कर सकते हैं जो 400-600 मिलियन लोगों को फूड प्रोवाइड कर सके, और वो उस वक्त पॉसिबल है जब हम R&D करें और अपनी डाइटरी हैबिट को चेंज करें जो हेल्दी हो, वीट और राइस और मीट और रेड मीट से निकल के वो सोचे किस तरह से। तो इन दो चैलेंजेस को, तो एग्रीकल्चर को और वाटर को मैं पर्टिकुलर करूंगा। जो एक चैलेंज जिसके ऊपर मलक साहब ने बड़ी अच्छी लीड ली है वो ये है एनर्जी की ट्रांजिशन का। मलक साहब से आप पूछेंगे तो वो और बताएंगे। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम बड़ी जल्दी से एनर्जी की ट्रांजिशन करें ताकि हम जीरो एमिशंस की तरफ जा सकें। जितनी जल्दी हम जीरो एमिशंस की तरफ जा सकेंगे दुनिया में उतनी ज़्यादा हमारी क्रेडिबिलिटी होगी इंटरनेशनल फाइनेंस के लिए, और वो उस वक्त में पॉसिबल है जब आप अपने कोल पावर प्लांट्स को बंद करें और फॉसिल फ्यूल पर अपनी रिलायंस कम करते हुए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा जा सकें। बिल्कुल ठीक है। गुलाम रसूल साहब, 4-5 मोटे मोटे चैलेंजेस हैं जो कि मोस्टली एड्रेस होने चाहिए। एक तो जंगलात का कटाव है, फिर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, फिर खुश्क साली का भी एक बहुत बड़ा इशू है, और फिर एक चौथा इशू आजकल फेस करना पड़ रहा है वो स्मोक का है। तो इन तमाम जो चैलेंजेस और मसाइल हैं इससे किस तरह से नबर्द आजमा हुआ जा सकता है? जी, पाकिस्तान की पेशरफ्त जो है इस सिलसिले में बहुत ही हौसला अफजा है, और जैसे मलिक साहब ने फरमाया ये पूरी दुनिया में इसको सराहा है, और यही इसका वे फॉरवर्ड है कि आप हमारी अप्रोच जो है वो बड़ी इंटीग्रेटेड है। सबसे पहली बात जो है हमें ये जानना होगा कि पानी जो है ये हमारा सबसे बड़ा मसला होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। या तो पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा, और बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा तो फिर वो फ्लड की सूरत इख्तियार कर लेगा, या फिर बिल्कुल नहीं होगा तो ड्राउट की सिचुएशन होगी, और इस तरह से हम बैन सूबाई हमारी लड़ाइयाँ होंगी कि मुझे पानी नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। तो इस पानी की कमी से, हमारी कमी से भी और ज़्यादती से भी हमारी ज़राअत जो है वो बुरी तरह से मुतासर होगी। और उसमें थोड़ी सी बात जो समझने की है कि ये जो ग्लेशियर्स हमारे तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। ये सिर्फ पाकिस्तान की पैदा करदा वजह नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल है। जिस समत हम जा रहे हैं दरख्तों को उगाने के लिए, जैसे आपने केपी में 1 बिलियन ट्री कंप्लीट हो गया, जिस वक्त ये अभी लग रहा था तो बड़ी तनकीद हो रही थी कि सैटेलाइट से दिखाएं कहाँ है वो दरख्त, दुनिया देखना चाहती है। दरख्त जो है वो कोई 4-5 साल लेता है जवान होते हुए, पूरी अपनी कैनोपी को गेन करते हुए। तो मैंने अभी रिसेंटली एक डेटा की एनालिसिस की है जिसमें केपी के टेम्परेचर्स जो हैं वो ओवर द लास्ट 10 ईयर्स एनालाइज किए हैं। तो अगर 10 साल पहले का टेम्परेचर केपी का आज के टेम्परेचर के साथ कंपेयर किया जाए तो टेम्परेचर जो है वो कोई 0.5 यानी आधी डिग्री कम हो चुका है, ड्रॉप हो चुका है। तो यही सिचुएशन जो है जिस वक्त हम बारिश की सूरत में देखते हैं तो बारिश की मिकदार जो है वो केपी में बढ़ गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। मैं दोबारा आता हूँ
मलिक साहब, जैसे गुलाम रसूल साहब भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वाटर स्कैर्सिटी का भी इशू बन रहा है। बलूचिस्तान में नकल मकानी शुरू हो चुकी है, जनूबी पंजाब में नकल मकानी हो रही है सिर्फ सैलाब और खुश्क साली की वजह से। तो दोनों लिंक्ड हैं इश्यूज, उसके बावजूद गवर्नमेंट उस तरह से सेंसिटाइज क्यों नहीं है? बिल्कुल डॉक्टर साहब सही फरमा रहे हैं, और बड़ा अच्छा उन्होंने स्टेटिस्टिक दिया है केपी के मुतालिक के, जहाँ पे ये रेनफॉल बढ़ गई है और टेम्परेचर्स नीचे हुए हैं ओवर द लास्ट डेकेड। तो पिछले 5 साल में जो केपी में दरख्त लगाए गए हैं, इसका डेफिनेटली इसके ऊपर इम्पैक्ट जरूर होगा। दूसरा, अभी एक यूनेप की रिपोर्ट निकली है जो कि लॉन्च की गई है, उसके अंदर यही बात की गई है कि केपी के अंदर उन्होंने भी नोट किया है कि 2018 के बाद जो नेचुरल कैपिटल है हमारा, नेचुरल कैपिटल का मतलब होता है आपके दरख्त, आपके फॉरेस्ट, आपके ग्रासलैंड्स, उनके अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड आया, इजाफा हुआ उसके अंदर। और वो उन्होंने आज यूनेप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने वहाँ पे बात भी की प्रोग्राम के अंदर इस चीज़ के ऊपर। दूसरी जो बात पानी की है वो भी बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान का मसला जो है वो कम पानी नहीं है, पाकिस्तान का मसला है वाटर मैनेजमेंट का। पाकिस्तान में 100 दिनों में इतना पानी आ जाता है कि आप अगले उसको शायद 100 महीने गुजार सकते हैं उस पानी के साथ, लेकिन हम वो सारा पानी ज़ाया कर देते हैं। हमारी सेविंग परसेंटेज इज अबाउट 9%, यानी कि 100 लीटर पानी आता है तो हम 9 लीटर सेव करते हैं और 91 लीटर हम समुद्र में फेंक के कहते हैं कि पानी खत्म हो गया। ये है हमारी सूरत हाल। अब उसके लिए जो हमने ये रिचार्ज पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट दिया है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक तो अपने डैम्स में चले स्टोरेज करनी है, और जो 10 डैम्स बना रहे हैं वो भी स्टोरेज के लिए बना रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा अहम ये है कि हम इसको अपने इकोसिस्टम में स्टोर करें। और हमारे पास अल्लाह ताला ने एक मौका दिया हुआ है कि रिवर इंडस के लेफ्ट और राइट बैंक के ऊपर हमारे पास ऐसे वेटलैंड्स मौजूद हैं, और उन वेटलैंड्स को हम ड्राई कर रहे हैं क्योंकि वहाँ तक पानी पहुँचता नहीं है, और जो रिवर स्ट्रीम है जो कि इंडस गुजर रहा है बीच में से, वो ओवरफ्लो कर रहा था पानी से। तो हमने ये स्कीम बनाई है कि उसके पानी को उस 100 दिन के अंदर हम डाइवर्ट करें उस सैलाबी रेले को इनटू दीज वेटलैंड्स। उससे क्या होगा, आपका पानी स्टोर होगा, आपकी इकोलॉजी रिस्टोर होगी, और आपका जो ग्राउंड वाटर एक्विफर है जहाँ से आप 10 लाख ट्यूबवेलों से पानी बाहर निकाल रहे हैं कॉन्स्टेंटली, उसको दोबारा जान पड़ जाएगी। तो ये एक लॉन्ग टर्म विजन का प्रोजेक्ट है। तो माइग्रेशन को भी इसी कॉन्सेप्ट के तहत देख रहे हैं आप? किसको जी? माइग्रेशन जो नकल मकानी हो रही है। एक्चुअली माइग्रेशन देखें, आप मंचर लेक है, उसके अंदर पोल्यूशन भी हो रही है, उसका पानी भी कम हो रहा है। अब जो लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं वो बेचारे और क्या करेंगे, वो वहां से उठ के कराची चले जाते हैं, हैदराबाद चले जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि वो माइग्रेशन इसी से लिंक्ड होती है कि जब पानी खत्म होता है या पानी कम होता है तो फिर वो लोग शहरों का रुख करते हैं, क्योंकि शहरों में हम जहाँ से भी होता है पूरा पानी टैंकरों से करना है या ट्यूबवेल से करना है या किसी और लेक से निकाल के करना है, वो पानी पूरा कर लेते हैं। तो ये अगर हम शिफ्ट करें इसको, इस रिचार्ज पाकिस्तान से उन्हीं इकोलॉजीज को दोबारा जिंदा करें, और यही आज का मैसेज है, इस कॉन्फ्रेंस का मैसेज यही था, हम अपनी उन डिग्रेडेड इकोलॉजीज को दोबारा जिंदा करेंगे। बिल्कुल सही। तो ये हम अपने डेवलपमेंट के रास्ते पे चलेंगे। मलिक साहब, नकल मकानी के और भी बड़े सारे इश्यूज हैं। अर्बनाइजेशन भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो माहौलियात को खराब कर रहा है। आज खान साहब ने आबादी पर कंट्रोल के हवाले से भी बात की है, तो दोनों इंटरलिंक्ड है अगेन। तो अर्बनाइजेशन को किस तरह से कम कर रहे हैं? कोई फैसिलिटीज रूरल एरियाज वगैरह में डेवलप कर रहे हैं? किस तरह से डिस्करेज करने की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं? काम हो रहा है इस पर? इस पे काम हो रहा है जी। इस वक्त तो जो सूरत हाल है वो ये है कि आपकी वो माइग्रेशन अर्बन से रूरल में हुई है। अभी पिछले 10 महीने की मैं बात कर रहा हूँ। वजह उसकी कोविड है कि कोविड के ज़माने में जब माइक्रो लॉकडाउन भी लॉकडाउन लगे तो एक शिफ्ट हुआ, लोग वापस घरों को गए, और हमने उन्हीं नेचर जॉब्स पैदा की। आज हमने एक वीडियो भी दिखाई वहाँ पे, जिसमें सारे पाकिस्तान से वो जगह जो कि पाकिस्तान के शायद डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क में आती ही नहीं है, मसलन बलूचिस्तान के वो एरियाज, म्यानी होर, वहाँ पे एक मैंग्रोव का एरिया, बड़ा खूबसूरत एरिया है, लेकिन वो पाकिस्तान के डेवलपमेंट के रेडर पे नहीं है इस वक्त। वहाँ पे जो लोगों की ज़िंदगी है वो बहुत बैकवर्ड हैं, लेकिन उधर भी इस प्रोजेक्ट के तहत उनको नौकरियां मिल रही हैं, घरों में बैठे हुए 10 से 15,000। और उधर उनको जो 15,000 रुपए वहां पे मिलता है वो शहर के 50,000 के बराबर होता है, क्योंकि वो उनको घर में बैठ के मिल रहा होता है। अपने उनका रहने का खर्चा, वहाँ पे आसपास के माहौल में शिफ्ट ना होने का खर्चे से वो बचते हैं,
और वो उनके लिए एक बहुत बड़ी सेविंग भी होती है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। तो वहाँ पे ख्वातीन उसमें प्रोग्राम में था। ये इस किस्म की चीजें हो रही हैं इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि नजरों से बाहर है। यहाँ पर आप शहरों में सोफों पर बैठ के आप कहें जी दरख्त किधर लगे हैं, क्या हो गया है, वो शायद आपको पूरी कहानी समझ नहीं आती। और लेकिन आप हमारे पास हम वो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर कम्युनिकेशन करके लोगों को समझाएं कि जो चीज दुनिया देख रही है वो आप भी देखेंगे क्या है। राइट, बिल्कुल ठीक हो गया। मलिक अमीन साहब, आप हमारे साथ हैं। ब्रेक छोटा सा लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट की वजह से हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। बड़े जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ी गेस्ट है, बड़ी प्रोटेक्टिव है और उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। अभी अमेरिका में भी जो कोल के प्रोजेक्ट्स थे उनको रीडू किया जा रहा है, बल्कि वो एटॉमिक एनर्जी पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में इस तरह का कोई सिलसिला नहीं नज़र आता है। और फिर हाउसिंग सोसाइटीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, मशरूम ग्रोथ है। इस पर बात करेंगे, वहीद साहब बड़े स्पेशलिस्ट हैं इस सब्जेक्ट पर, उनसे बात करेंगे। छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वही साहब, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, आबादी में बेपनाह इजाफा हो रहा है। ये तमाम ऐसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे माहौलियात का जो सिस्टम है वो तबाह हो रहा है। तो गवर्नमेंट को आप नहीं समझते कि बड़े फास्ट इकदाम करने की ज़रूरत है, और किस तरह के? देखिए, एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है। ये जितने भी इश्यूज़ आपने प्रोग्राम के शुरू में और जो क्वेश्चंस आपने ऑनरेबल गेस्ट के सामने रखे, मिनिस्टर साहब के सामने रखे, वो सारे एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं इसके अंदर। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को, डेवलपमेंट को तो रोक नहीं सकते, लेकिन वो पॉलिसीज़ आप ऐसी बनाएं कि जिसमें क्लाइमेट का जो एस्पेक्ट है या एनवायरनमेंट का जो एस्पेक्ट है उसको इंक्लूड तो है पेपर वर्क के अंदर या पेपर्स के अंदर तो होता है, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। दूसरा ये है कि आप पूरे मुल्क के अंदर ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आएँ सूबाई सतह के ऊपर भी कि अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस है उससे आप कम करें। यानी आप लोकल लेवल के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बैकवर्ड एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे वो सहूलियात आप देना शुरू कर दें जो कि लोग बड़े शहरों के अंदर, आप जैसे माइग्रेशन की बात कर रहे थे, माइग्रेट करके आ जाते हैं। अब कराची जो है उसको मैनेजेबल नहीं है। आप देख लें वहाँ पे पानी के मसाइल हैं। अभी भी जो है वो सूबों के अंदर पानी की जो बात हो रही थी उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि सियासत भी हो रही है और कुछ एक्चुअल इश्यूज़ भी हैं सिंध पंजाब के हवाले से पिछले चंद हफ्तों में हमने देखा था। सो ये एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है ताकि ये अर्बनाइजेशन को भी आप कंट्रोल कर सकें, लेकिन साथ साथ आप जो डेवलपमेंट है उसको भी आप जारी रख सकें। बिल्कुल सही है। अली तौकीर साहब, आपने आज अर्बन डेवलपमेंट के हवाले से, अर्बन डिवीजन के किरदार के हवाले से भी लिखा है डॉन में, जो आपका आर्टिकल आया, और आपने कहा कि हमारा एक अनफॉर्चुनेट पॉलिसी पार्ट ये भी रहा है कि हमने अर्बन डिवीजन को डेवलपमेंट से अलहदा कर दिया और एनवायरनमेंट को भी डेवलपमेंट से अलहदा कर दिया। तो किस तरह से डेवलपमेंट ने इम्पैक्ट किया है हमारा ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है उसको? देखिए, इसको मैं थैंक यू, मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉडन करके आपके सामने पेश करता हूँ। जब पानी में की कमी हो, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एरिड लैंड और सेमी एरिड लैंड, वहाँ पे पानी नहीं होता, ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट हो रहा है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी ऐसी नहीं है, लोग गुर्बत के मारे शहरों में शिफ्ट करते हैं। पाकिस्तान की 80% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन की माइग्रेशन होती है वो प्रोविंशियल कैपिटल्स को होती है, कराची, लाहौर, पेशावर, ऐसे करके ये गुर्बत के मारे जाते हैं। जब वहां पे जाते हैं तो उनको लो लाइंग एरियाज में इलीगल हाउसिंग मिलती है, उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकता, वो डिजास्टर्स के साथ भी वल्नरेबल होते हैं, और चूंकि उनको कम्यूट करने के लिए बैड फ्यूल्स के साथ ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती है अपने आप को, तो उनके अर्बन एमिशंस भी बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान के लिए जो डायलेमा बनता है, अगर मिनिस्टर साहब इधर हो तो बहुत अच्छा होगा, उनके सामने ये बात पेश करते हैं, वो ये बनता है कि एक तरफ तो यह है कि आपकी अर्बन जो पॉपुलेशन बढ़ती है उसकी प्लानिंग हमारे यहाँ कोई नहीं होती। दूसरा यह है कि उसकी वजह से हमारे जो अर्बन एमिशंस है वो ज्यादा बढ़ेंगे, फॉसल फ्यूल की कंजम्पशन बढ़ेगी अर्बन एरियाज में, और उनका जो एडवर्स इम्पैक्ट है हेल्थ के ऊपर वो भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो पोल्यूटेड होते हैं और पोल्यूटेड एरियाज में रहते हैं और बैड फ्यूल्स के यूजर होते हैं, जैसे रिक्शे वगैरह के।
तो हमारा जो चैलेंज बनता है वो यह है कि अर्बन प्लानिंग को इम्प्रूव करते हुए, इन लोगों को ह्यूमन बीइंग्स कंसिडर करते हुए अपनी अर्बन प्लानिंग को सही करें, इनकी हाउसिंग कॉलोनी सही तरीके से बने, लो लाइंग एरियाज में न जाएं, फ्लड प्रोन एरियाज में न जाएं, अगर जाएं भी तो वहां पे अरेंजमेंट की जाए, और जो रिवर बैंक्स के ऊपर और जो अर्बन नालाज हैं उनके ऊपर एनक्रोचमेंट ना होने दी जाए। कराची में हमने देखा, राइट, बिल्कुल। मेरा टाइम खत्म हो रहा है अली तौकीर साहब, मैं फिर दोबारा भी इंशाल्लाह किसी वक्त आपसे बात करूंगा। गुलाम रसूल साहब, ब्रीफली हमें बताइएगा, मैं और आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि माहौल अच्छा हो? जी बिल्कुल, इसमें जो दरख्त लगाने की ड्राइव है इसमें हमें रिलीजियसली पार्टिसिपेट करना चाहिए, और सवाब की नीयत से, जब हम सवाब की नीयत से आगे बढ़ेंगे तो हम इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, हैवानों को, बायोडाइवर्सिटी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे होंगे, तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी होगा बिल्कुल, और माहौल है वो खुद ब खुद हमारा दोस्त बन जाएगा। गुलाम रसूल साहब, अली तौकीर शेख साहब, वहीद हुसैन साहब, मलिक अमीन असलम साहब, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। शो के अगले सेगमेंट में वहीद हुसैन साहब यहाँ होंगे और मैं वहीद हुसैन साहब तो वली चेयर पे होऊंगा। आप जाइएगा मत, वहीद साहब इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा।